हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है और कुछ बेसिक एंट्रीज देखी थी हमने, कैसे उसकी हम कैश बुक में एंट्री करते हैं। आज की क्लास में हम थोड़ी और एडवांस एंट्रीज देखेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट एंट्रीज थी वो मैं सब लेके आई हूँ आपके लिए, सो दैट आपके लिए करने में वो इजी हो और ज्यादातर एग्जाम्स में इन एंट्रीज में से आती ही है। ठीक है, तो ये एंट्रीज हम बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियोस को लाइक कर दो और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। तो फिर करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट, सबसे पहली जो इसमें एंट्री है 1 अप्रैल की। ठीक है, तो ये कैश बुक जो बन रही है हमारी कौन से ईयर की बन रही है? 2021। ठीक है, 2021 की कैश बुक बन रही है। इसमें हमें दे रखा है कैश इन हैंड 1 लाख रुपीज। कैश इन हैंड का मतलब क्या था? हमारा पुराने साल का जो बैलेंस होगा वो हमारा यहाँ पे ब्रॉट डाउन हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैश इन हैंड का 1 अप्रैल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बैलेंस है हमारे कैश का? 1 लाख। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दूसरा है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा कैश बुक हमारी बन रही है डबल कॉलम की, तो कैश का जो कॉलम है हमेशा डेबिट साइड इंक्रीज रहेगा, बड़ा रहेगा, और क्रेडिट साइड जो है हमेशा कम रहेगा। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि बैंक में जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में से कोई सा भी कम ज्यादा हो सकता है। उसका क्या रीजन है? मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और मेरा बैंक में कोई अकाउंट है, तो कई बार क्या है, कोई कस्टमर्स जो अच्छे स्पेशल कस्टमर्स होते हैं उनके लिए बैंक जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपके बैलेंस में अकाउंट में नहीं भी है तब भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है, उसके अकाउंट में नेगेटिव जो है बैलेंस शो करता है। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपीस था बैंक में और मैंने अगर 1.5 लाख का या 1,20,000 का किसी को चेक काट के भी दे दिया या मैंने उस वहां से पेमेंट कर भी दिया, तो बैंक मेरे वो चेक को बाउंस नहीं करके उस जो मेरा बैलेंस बच रहा है, मान लो 20,000 का प्लस का मैंने चेक दिया है, तो वो बैलेंस जो होगा वो मेरे अकाउंट से नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव 20,000 रुपीज शो करेगा। क्लियर हो गया? तो उसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कि हमारे बैंक में बैलेंस नहीं था बट हमने फिर भी बैंक से पेमेंट कर दी, तो बैंक का जो बैलेंस है वो नेगेटिव चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि हमारा बैलेंस जो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसे यहां ना ले जाके हम कहा ले जाएंगे? यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें वो 20,000 जो है बैंक को देने हैं, 20,000 हमारे बैलेंस जो है हमारा अकाउंट में कम था और वो हमें पे करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं एंट्री कर दूंगी 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 20,000। क्लियर हो गया? कैश का हमारा बैलेंस जो था वो डेबिट था, वो हमने बैलेंस यहां पे ले लिया, और ये बैलेंस जो बैंक ओवरड्राफ्ट है मतलब हमारे बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, तो वो हम कहां ले जाएंगे? क्रेडिट साइड लेके जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। सोल्ड गुड्स टू ग्राम एंड चेक रिसीव ₹15,000। अब हमारा क्या है, हमें जो है कुछ सेल्स करी और हमें चेक मिला। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रखा कि हमने उसको साथ के साथ बैंक में जमा करवाया या फिर हमने उसको जमा नहीं करवाया। अगर हमने यहाँ पे इस हमारी ट्रांजेक्शन में नहीं शो हो रखा तो हम बाकी की सारी ट्रांजेक्शन्स चेक करेंगे कि हमने ये 15,000 को हमने किस डेट में डिपॉजिट करवाया। और अगर हमारी किसी भी ट्रांजेक्शन में हमें इसके बारे में, इस चेक के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं कर रखा होगा तो हम ये मानेंगे कि ये चेक हमने सेम डेट में ही जमा करवा दिया था। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे अब इसमें कि चेक जो हमें रिसीव हुआ 15,000 का वो जमा हो गया या नहीं हो गया। तो हम पहले देखते हैं सोल्ड गुड टू राम, चेक रिसीव 15,000। अब नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन इसमें दे रखी, यहाँ पे शो कर रखा है कि 5 अप्रैल को जो चेक हमें रिसीव हुआ था राम से, यहाँ में राम से रिसीव हुआ था,
तो राम से जो हमें रिसीव हुआ था वो हमने बैंक में जमा करा दिया। इट मींस हमारी सेल्स तो 3rd में हुई थी और हमें डिपॉजिट करवाया है 5th में, तो हमने उसकी एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने एंट्री इसकी नहीं करेंगे। 3 अप्रैल में हमारी एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ना तो हमारे पास कैश आ रहा है और ना ही हमारे चेक जो है बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ 3 अप्रैल में हमारी कैश बुक पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ हम जब बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो हम अपनी जर्नल एंट्रीज बुक में वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हम 5 अप्रैल पे उसने चेक जमा करवा दिया, तो फिर क्या होगा? अब चेक इन जब हम इसको जमा करवाएंगे तो वहां हम जनरल एंट्रीज में क्या एंट्री करेंगे? चेक इन हैंड। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा? चेक इन हैंड। तो 5 अप्रैल को यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू चेक इन हैंड। ये हमारे हाथ में था चेक और हमने उसको 5 अप्रैल को डिपॉजिट किया। कितने का चेक था? 15,000। ठीक है, क्लियर होगी एंट्री? बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज ली हैं ये, बहुत ध्यान से देखना है आपको। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। 6 अप्रैल सोल्ड गुड टू एक्स एंड चेक रिसीव्ड 20,000। अब हम देखेंगे वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे कि हमने अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि हमने चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन हम आगे की ट्रांजेक्शन्स में चेक करेंगे कि किस डेट में हमने इसका चेक जो है डिपॉजिट किया है। तो यहाँ पे एक्स को किया है, तो यहाँ पे एक्स की कोई भी हमारी ट्रांजेक्शन फर्दर नहीं है। इट मींस क्या मानेंगे हम कि हमने इस चेक को साथ के साथ ही डिपॉजिट कर दिया होगा बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेल्स किया है और हमने एक्स से किया है। एक्स का नाम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि सेल्स हमारी जो है चेक से हमें रिसीव हो गई थी पेमेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 20,000। बैंक से पेमेंट हुई है चेक से, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 20,000। सेकेंड एंट्री है हमारी स्टूडेंट्स, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोहित 10,000 ऑन बिहाफ ऑफ अमन। हमें अमन से चेक लेना था, अमन से हमें चेक पेमेंट मिलनी थी, बट हमें अमन ने नहीं दिया, हमें रोहित ने उसकी पेमेंट कर दी। किसके बिहाफ पे? अमन के बिहाफ पे। तो हम किसका नाम यहाँ पे अपने अकाउंट्स में मेंटेन करेंगे? अमन का नाम करेंगे, क्योंकि अमन से हमें पेमेंट मिलनी थी। अमन हमारा देनदार था, हमें इससे पैसे लेने थे, ये मेरा क्रेडिटर था, इससे पैसे लेने थे। तो मैं रोहित का नाम यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि रोहित सिर्फ देने वाला है, पेमेंट तो रिसीव हमारी इसके बिहाफ पे हुई है। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? एंट्री क्या करूंगी? कहां से रिसीव हुआ है मुझे? अमन से। ठीक है, 7 अप्रैल की डेट आएगी और टू अमन अकाउंट कितना? 10,000। क्लियर हो गया? चाहे किसी के भी बिहाफ पे हमें पेमेंट रिसीव हुई हो, जिससे हमें पैसे लेने थे, हम उसी का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं 8 अप्रैल। चेक रिसीव फ्रॉम शाही कंपनी ₹15,000 एंड इट इज इंडोर्स टू ऋषभ। इंडोर्स क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास कहीं से पेमेंट आया 10,000 रुपीज, 20,000 जो भी था, और मुझे भी किसी और बंदे को पेमेंट करना था। मान लीजिए एक्स को मुझे पेमेंट करना था, मुझे वाई से पेमेंट मिला 10,000 रुपीज का और मुझे एक्स को पेमेंट करना था। तो या तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं पहले उसके बैंक अकाउंट, उसका जो चेक था अपने बैंक में जब डिपॉजिट करूंगी, अब 2-3 दिन वेट करूंगी उसको क्लियर होने का, उसके बाद मैं वो चेक जो है अपने अकाउंट से चेक काट के मैं मिस्टर एक्स को दूंगी। फर्स्ट ऑप्शन तो ये था। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं जो चेक मुझे रिसीव हुआ वो एज इट इज मैंने मिस्टर एक्स को दे दिया। जो वाई से मुझे रिसीव हुआ मैंने एक्स को पेमेंट उसका एज इट इज कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे इंडोर्समेंट। हमने वहां से पेमेंट लिया और साथ के साथ ही हमने आगे वो पेमेंट कर दिया चेक। ठीक है, चेक से पेमेंट करना तो चेक हमने आगे एंडोर्स कर दिया। तो ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसका कैसे एंट्री करेंगे? चेक रिसीव फ्रॉम शाही कंपनी। मैंने 15,000 के जो चेक था वो रिसीव किया, लेकिन मैंने उसे बैंक में जमा नहीं करवाया है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, मैंने 15,000 का चेक रिसीव किया, उसके बाद मैंने उसको अपने पास रख लिया। जब मुझे पेमेंट करनी थी ऋषभ को, तो मैंने ऋषभ को पेमेंट कर दिया, मतलब वही चेक मैंने उसे उठा के दे दिया। तो अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इस चीज से हमारे कैश में इफेक्ट हो रहा है? पहली बात तो कैश में हो ही नहीं रहा, हो तो चेक से रही है पेमेंट, तो चेक में हमारे पास आ रहा है, बैंक में बैलेंस आ रहा है, चेक तो आ रहा है, बैंक में बैलेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, या बैंक से बैलेंस जा रहा है, नहीं जा रहा, हमारे तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो अब हम इसकी जो ट्रांजेक्शन की एंट्री है अपनी कैश बुक में नहीं करेंगे।
क्योंकि ना तो हमने उस चेक को बैंक से पेमेंट किया है और ना ही हमने बैंक में पेमेंट रिसीव किया है, हमने एज इट इज वो चेक उठाया और ऋषभ को पे कर दिया। तो हमारे कैश बुक में बैंक कॉलम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो हम इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं करेंगे। हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिर्फ कहां रिकॉर्ड करेंगे, अपने जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं आएगी। क्लियर? अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम अमन। अच्छा, अमन से यहाँ पे हमें रिसीव हुआ था चेक, यहां हमने एंट्री करी थी चेक की। अब वो क्या हुआ, हैज बिन डिसऑनर। मेरे पास पेमेंट आनी थी अमन के अकाउंट से, लेकिन मेरे पास पेमेंट तो नहीं आई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास पेमेंट नहीं आई तो मैं अपना बैलेंस क्यों बढ़ाऊंगी, डेबिट क्यों रखूंगी, मेरे बैंक में 10,000 रुपए क्यों शो करूंगी, जब मेरे पास आई नहीं है तो मैं 10,000 बैलेंस जो है इंक्रीज क्यों रखूंगी। तो इसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए कब की है ये, 9 अप्रैल। तो मैं इतना ही अमाउंट जो है वो क्रेडिट कर दूंगी बाय अमन के नाम से। अमन से चेक आया था, डेबिट कर दिया था और हमारा डिसऑनर हो गया तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। सैलरी पेड बाय कैश, ये तो बहुत सिंपल है, सैलरी पे करिए, एक्सपेंसेस है, तो हमारा 10 अप्रैल का है बाय सैलरी अकाउंट 10,000 कैश से पेमेंट हुई है। ठीक है, तो 11 को हमारी क्या ट्रांजेक्शन है, अशोक हु ओड टू अस 10,000, ओड मतलब ऋणी, वो हमें देना था उसे हमें पैसा। ठीक है, हमें उससे पैसा लेना था, 10,000 रुपए बिकेम बैंकरप्ट, वो तो बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, एंड पेड अस ओनली 20%, हमें 10,000 लेना था पर 20% मिला उसका, तो हम यहाँ पे सिर्फ उतना ही अमाउंट आएगा जो हमें रिसीव हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हम कैश और बैंक को मेंटेन कर रहे हैं, इसके अलावा हम कैश बुक में नहीं कर रहे कुछ भी। ठीक है, तो ऋणी था 10,000 और दे दिया उसने हमें 20%, तो हमें अशोक से पेमेंट आई है। तो ये हमारा कब का है, 11 अप्रैल। तो टू अशोक कितना है हमारा, 20% है, तो 2,000 रुपीज हमारे पास आए होंगे। ठीक है, तो कैश आया है और जो हमारा बैलेंस अमाउंट होगा वो हम एज ए बैड डेट्स लेके जनरल एंट्री में पोस्टिंग कर देंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद आएगा 12th। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रांजेक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिपॉजिटेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 10,000 कैश इन बिजनेस फॉर ऑफिस यूज। ये कह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस में सिर्फ ऑफिस यूज के लिए 10,000 रुपए छोड़ो, बैलेंस जो है आपका कैश का, और सारा का सारा बैलेंस जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने कैश की टोटलिंग करेंगे। ठीक है, कैश की टोटलिंग क्या आ रही है हमारी, 1,02,000। अब मैंने ये टोटल कर लिया। अब मैं देखूंगी कि मैं यहाँ रफ पे ले लेती हूँ, 1,02,000 रुपीज जो था मेरा डेबिट का बैलेंस था, और उसमें से मैं क्रेडिट का बैलेंस हटा देती हूँ, कितना है बचा 92,000 रुपीज। अब उन्होंने बोला है कि 10,000 हमें कैश जो है ऑफिस यूज के लिए रखना है, तो 10,000 मैंने यहाँ पे रख लिया, तो बचा कितना मेरा 82,000 हो गया। तो 82,000 मुझे क्या करना है, बैंक में डिपॉजिट करना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो फर्स्ट मैं इसकी एंट्री कर लेती हूँ, बैंक में डाल देती हूँ सारा पैसा। तो मेरी किसकी है, 12th की है ये, टू कैश अकाउंट। हमने बैंक कैश जो है वो जमा करवाएंगे कहां पे, बैंक में, कितना 82,000। ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अब बैंक में हमने जमा कर दिए पैसे यहाँ पे, तो हम अपने कैश में से भी तो डिडक्ट करेंगे, कैश में से भी तो हम क्रेडिट करेंगे कि हमने 82,000 रुपीज अपने बैंक कैश से निकाल के बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो यहां हम क्या एंट्री करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ये हमारी क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम यहाँ लेजर फोलियो में लिख देंगे सी। ठीक है, यहां पे हमारा कितना है 82,000। क्लियर हो रहा है आपको, समझ आ रहा है। मेरे पास 1,02,000 टोटल आया है, यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद मेरा बचा 92,000, उसमें से 10,000 मुझे अपने बिजनेस के लिए रखने थे, तो मेरे पास कितना कैश बचा था
82,000। तो 82,000 जो है मेरे पास जितना भी कैश था मैंने कहा जमा करा दिया, अपने बैंक में। तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री कर दूंगी, टू कैश अकाउंट। कैश आया मेरे पास बैंक में, तो बैंक मेरा डेबिट हो गया। अब मैं क्या, यहाँ पे मैंने क्या करना है, बाय बैंक अकाउंट कर दिया कि मैंने बैंक में पैसे जमा कर दिए थे और कैश मैंने यहां से कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये मेरी बन गई कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब हम टोटल कर लेंगे और सब चीजों का। ठीक है, और मेरे पास जो एक्सपेंसेस के लिए रखना था मुझे, वो 10,000 मुझे बैलेंस रखना है। ठीक है, अब मैं ये देख लेती हूँ इसकी टोटलिंग मेरी कितनी आ रही है। ये तो ऑब्वियसली मुझे 92,000 है, 1,02,000 यहाँ पे हम इक्वल कर लेते हैं पहले। और बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन में यहाँ कितना हमने रखा था बैलेंस, 10,000। तो यहाँ टोटल हमारा मिक्स मैच हो गया 1,02,000। अब बचा हमारा बैंक का 40, यहाँ पे हमारा आ रहा है 82,000 प्लस 92,000, 92 120 35 45 127, 1,27,000 इसे माइनस कर लेते हैं। अब इसमें 120 में से ये 30 माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा हमारा, 30 माइनस करें तो यहाँ पे 0 0 0 7 एंड 9, 97,000। वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 97,000। 1,27,000 में से हमने 30,000 लेस किया तो हमारा 97,000 बच गया, और हमारा जो बैंक का बैलेंस बचा है वो है 97,000। ये हमारा बैलेंस क्रेडिट डाउन था। और हम नेक्स्ट जब ईयर लेके जाएंगे तो यहाँ हम क्या कर देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना हमारा 10,000 तो हमने रखे ही थे कैश में, और 97,000 हमारा बैंक का बैलेंस है। तो अब जब हम नेक्स्ट ईयर की कैश बुक बनाएंगे तो हमारा जो है कैश इन हैंड आ जाएगा 10,000 और कैश एट बैंक आ जाएगा 97,000। तो क्लियर हो गया आपको ये सारी एंट्री। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स थी और जितना ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ पूछना है या और किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। और तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।